प्लासी के युद्ध के पहले सिराजुद्दौला के समय हम लोग हैं अभी, आप बंगाल के नवाब में सिराजुद्दौला को देख रहे हैं। यहीं पे हम लोग जाने की, जब सिराजुद्दौला को ऐसा लगा कि अंग्रेज जब उनकी बात का अवहेलना करने लगे, तो इसने क्या किया, कलकत्ता पर आक्रमण किया, फोर्ट विलियम पर आक्रमण किया और फोर्ट विलियम पर कब्जा कर लिया। यहाँ तक हम लोग जाने। और इसी घटनाक्रम में हमने आपसे कहानी बताई थी कि हॉलवेल एक अंग्रेज हैं जिन्होंने लिखा ब्लैक हॉल की घटना के विषय में कि 20 जून 1756 को क्या हुआ है। उनके हिसाब से था कि 20 जून 1756 को नवाब के द्वारा 146 अंग्रेज बंदियों को एक छोटे से कमरे में, जो लगभग 18 फीट का था, एक तरफ से 18 फीट लंबा, 14 फीट चौड़ा के आसपास, चौड़ाई के आसपास थी, जहां बंद कर दिया गया, जिसमें अगले दिन मात्र 23 व्यक्ति जीवित बचे, जिसमें हॉलवेल भी था। ये कहानी हॉलवेल ने लिखी, ठीक है। ये दूसरे सोर्स से इसके साक्ष्य प्रमाणित नहीं होते हैं, कहीं वर्णन और हमको नहीं मिलता, लेकिन ये ब्लैक होल की घटना आपसे फिल्म्स में इस रूप में पूछा जाता है कि किसके द्वारा वर्णित है, तो हॉलवेल के द्वारा वर्णित है। घटना कब की, डेट से पूछा गया है, कब का बताया जाता है, तो ये 20 जून 1756 का बताया जाता है, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखेंगे अब कि प्लासी का युद्ध। अब यही जो प्लासी का युद्ध हमको पढ़ना है, 23 जून 1757 का, 23 जून 1757 में प्लासी का युद्ध आपको देखना है, ठीक ना। तो ये जो ब्लैक होल की घटना एक बड़ा आधार बनेगा अंग्रेजों को उकसाने के लिए, मतलब अंग्रेज दूसरे जो अंग्रेज चाहे उनको बहाना के लिए। अब जब अंग्रेज का अधिकार कलकत्ता पे था और सिराजुद्दौला ने उस पर फोर्ट विलियम पे अधिकार कर लिया, तो अंग्रेज उस पर वापस प्रयास करते ही, लेकिन ये इस घटना को उन लोगों ने और इसका आधार बनाने का काम किया, ठीक है। और जैसे कलकत्ता के पतन, मतलब जब कलकत्ता में अंग्रेजों की हार हो गई, ये सूचना जैसे मद्रास पहुंची, इनका दूसरा सेंटर मुख्य रूप से कहाँ था, मद्रास में है। कलकत्ता, मद्रास, बॉम्बे इनका सेंटर चल रहा था। मद्रास में जो सेंटर है, जब वहां सूचना पहुंचा तो वहां से क्लाइव और वाटसन के नेतृत्व में सेना आई। मद्रास से सेना चला, अब यहाँ ही पे क्लाइव है, क्लाइव और वाटसन ये दोनों चलेगा वहां से, ठीक है। क्लाइव और वाटसन के नेतृत्व में ये लोग चला कलकत्ता और कलकत्ता पहुंच गया। नवाब ने क्या किया था कलकत्ता को, कलकत्ता जीतने के बाद नवाब ने जो काम किया था सिराजुद्दौला ने, एक तो कलकत्ता का नाम रखा था अलीनगर, दूसरा मानिक चंद को, आपको पिछले क्लास में बताया गया होगा कि मानिक चंद को कलकत्ता का जवाबदेही दे करके आप कलकत्ता को संभालेंगे, वापस लौट गया था। तो ये अब पहुंचा जब क्लाइव की, उसने क्या किया, इसी मानिक चंद को मिला लिया, ठीक है। क्लाइव ने क्या किया, मानिक चंद को मिला लिया है और मानिक चंद से समझौता करके उसको घूस दे करके कलकत्ते पर अधिकार कर लिया है। मिलाया कैसे, इसको 2 करोड़ रुपया घूस दे दिया। 2 करोड़ रुपया घूस दे करके कलकत्ता पर किसका अधिकार हो गया, कलकत्ता फिर से अंग्रेजों के पास चला गया, ठीक है। अब सिराज ने इनसे समझौता कर लिया। इस बार सिराजुद्दौला ने क्या किया, अंग्रेजों से समझौता कर लिया, लड़ाई नहीं की, समझौता कर लिया। और यही समझौता आपको अलीनगर की संधि के नाम से पढ़ना है। तो अलीनगर की संधि क्या है, अलीनगर कहाँ से आ गया बीच में, तो अलीनगर सिराज के द्वारा दिया गया नाम है, कहाँ का, कलकत्ता का। अगर ये पीटी इफेक्ट आपके लिए है, ये अलीनगर किसके द्वारा दिया गया नाम है, तो सिराजुद्दौला ने नाम रखा, कहाँ का, कलकत्ता का नाम रखा था। कलकत्ता में अब इसने एक अलीनगर की संधि की, ठीक है। अलीनगर की संधि 9 फरवरी 1757 आपको पढ़ना है। तो अलीनगर की संधि होगी तो किसकी होगी, तो सिराजुद्दौला होगा एक तरफ, और दूसरी तरफ यहाँ पे क्लाइव आया है, ठीक है। तो क्लाइव, सिराजुद्दौला ने इस बार कोई लड़ाई नहीं की अंग्रेजों से, बल्कि अलीनगर की एक संधि कर ली क्लाइव से, ठीक है। और इस संधि में उसने क्या किया कि कंपनी के जो क्षेत्राधिकार थे, विशेषाधिकार थे, नवाब ने मान लिया, तो ठीक है। कंपनी का जो क्षेत्राधिकार और विशेषाधिकार था वो उसको मान लिया गया। और दूसरा, कंपनी को अपने दुर्गों में जो दुर्गीकृत इलाके हैं वहां पे सिक्के ढालने की अनुमति दे दी गई। कंपनी को सिक्का ढालने की अनुमति मिल गया और जो उसके पुराने क्षेत्राधिकार थे वो प्राप्त हो गए। यह अलीनगर की संधि, ठीक है। अलीनगर की संधि में आपसे क्वेश्चन है हो सकता है कि किसके बीच का है, सिराजुद्दौला और क्लाइव के बीच की संधि है। कंपनी को अपने क्षेत्र वापस मिल गए और सिक्के ढालने का अधिकार मिल गया। ये दो चीजें आप अलीनगर के संधि पे ध्यान रखेंगे। यहाँ के बाद तो सिराजुद्दौला तो निश्चित हुआ कि चलो संधि कर लिए, लड़ाई करने की जरूरत नहीं पड़ा, ठीक ना।
वो देख रहा था कि मानिकचंद को मिला चुका है और इस बार स्थिति मजबूत नहीं है, मद्रास से अतिरिक्त सेना आई हुई है, तो इसने युद्ध करने का नहीं सोचा। लेकिन अब अंग्रेज ही चाहेंगे कि अब सिराज को हम लोग हटा दे, और उन्होंने एक सिराजुद्दौला के खिलाफ षड्यंत्र रचा। ठीक है, हमको अब ये देखना है कि नवाब के खिलाफ ये जो षड्यंत्र हुआ क्लाइव का, यहाँ से आपसे प्रश्न आते हैं। एक षड्यंत्र अंग्रेजों ने रखा, इनके खिलाफ षड्यंत्र रचा गया। अब इसमें सिराजुद्दौला के जो सेनापति हैं, इसमें सिराजुद्दौला का सेनापति है मीर जाफर। जानेंगे, इसका नाम था मीर जाफर। कौन है ये? सिराजुद्दौला का सेनापति मीर जाफर है। दीवान, इसका दीवान है, इसका नाम था राय दुर्लभ। और यहाँ के एक बड़े बैंकर थे, मतलब बड़े व्यापारी, सेठ बोलिए, इसका नाम ही था जगत सेठ। ठीक है, इसको बैंकर ही बोलता है लोग, बैंकर थे, बड़े व्यापारी थे, बहुत मतलब बड़ा व्यापारी रहा वहां का उस समय का जगत सेठ। ये तीनों के साथ इसने समझौता किया। इसने अब क्लाइव ने एक समझौता करके एक षड्यंत्र रचा। ठीक है, और इस समय एक बिचौलिए का काम, अब तीन एक तरफ से ही इन लोग नवाब से असंतुष्ट चल रहा है, ये सब क्या क्या है, अंग्रेज से मिल गया, अभी अंग्रेज से इनकी संधि हो गई। अब इसके बीच में एक बिचौलिया ये दोस्ती कराएगा जो, ठीक है, ये अमीन चंद है। एक अमीन चंद नामक दूसरा व्यापारी था, अमीन चंद। ठीक है, एक व्यापारी अमीन चंद है जो बिचौलिए का काम करेगा, क्लाइव के लोगों से मिलाएगा और संधि करा देगा, और एक संधि हो जाएगा कि ठीक है अगला नवाब मीर जाफर बनेगा। ठीक, बीच में यहाँ तक ही आप याद रखने का प्रयास कीजिएगा तो आपका काम चल जाएगा कि सिराजुद्दौला के खिलाफ षड्यंत्र में शामिल लोग थे। आपको मीर जाफर उसका सेनापति, राय दुर्लभ दीवान, जगत सेठ बैंकर और अमीन चंद व्यापारी। इसमें बिचौलिया या मध्यस्थ या दलाल की भूमिका या एजेंट की भूमिका निभाई अमीन चंद ने, दोनों के बीच में। ठीक है, थोड़ी सी कहानी की तरह आपसे बता देते हैं। यहाँ तक अमीन चंद का नाम याद रखिएगा, मध्यस्थ है। अमीन चंद को बीच में लगा कि हम भी थोड़ा ब्लैकमेल करें क्लाइव को, इसने एक रख दिया कि भाई हम ये बात ही लीक कर देंगे, अपने तरफ से इसने भी अपना डिमांड रख दिया। तो क्लाइव ने इससे झूठा समझौता भी कर लिया कि चलो ठीक है तुमको भी इतना पैसा दे देंगे, तो अपने बात अपने पास रखो। और बाद में चूंकि ये बीच में आप देख रहे हैं दोनों पक्ष पे ब्लैकमेल करने का प्रयास कर रहा था, इसकी हत्या करा दी गई। इस तरह ये इसकी कहानी यहीं खत्म हो गई। ठीक है, अमीन चंद बीच में मध्यस्थता का काम किया, लेकिन बीच में दबाव बना के इन लोगों से क्या करता है, मोटा मोटी बात है कि पैसे वसूलने का प्रयास किया, तो इन लोगों ने भी धोखे से अमीन चंद की हत्या करा दी। इस तरह इसकी कहानी यहीं पे अमीन चंद की खत्म। अब अगला कहानी ये 3 का बचेगा आपसे। ठीक है, जब ये पूरा षड्यंत्र हो गया कि मीर जाफर साथ देगा अंग्रेजों का, ठीक है, और ये दोनों साथ देंगे, जब समझौता हो गया तो क्लाइव सेना लेकर के चला। ठीक है, अभी जब समझौता जब हो ही गया तब अंग्रेज अब आक्रमण के लिए मन बना लिए कि हम आक्रमण करेंगे। ठीक ना, अब इन लोगों को कोई बहाना भी चाहिए होगा। ठीक है, तो इसी बीच में थोड़ा सा तनाव बना था, क्लाइव सेना लेके चले गए, इसके पहले हम लोग देखते बहाना भी मिला कि अंग्रेजों ने क्या किया, चंदनगर किसके पास है, फ्रांस के कब्जे में है। ठीक है, फ्रांस के पास था, नवाब अपना अधिकार मानेगा लेकिन फ्रांस के नियंत्रण में था। कैसे, फोर्ट विलियम अंग्रेज के पास, इस तरह चंद्रनगर किसके पास था, फ्रांस के पास था। अंग्रेजों ने इस पे अधिकार कर लिया। ठीक है, अब इससे नवाब को लगेगा कि ये हस्तक्षेप है, ठीक ना, नवाब इससे आक्रोशित हुआ। और दूसरी ओर अंग्रेज कहेंगे, नवाब पे आरोप लगाएंगे कि आप क्या कर रहे हैं, कि वही दूसरे अंग्रेज ने भी नवाब पे आरोप लगाया कि आप फ्रांसीसी को साथ देना चाहते हैं। ठीक है, कि आप फ्रांस के साथ संधि करना चाहते हैं, उनके साथ पक्ष में है। तो ये अंग्रेजों ने उन पर नवाब पर दोषारोपण किया कि आप फ्रांसीसियों से मित्रता बढ़ा रहा है। ठीक है, और इस दोषारोपण के बाद क्लाइव सेना लेके मुर्शिदाबाद के लिए चलेगा। क्लाइव है कहाँ के लिए चल दिया, मुर्शिदाबाद के लिए निकल गया। ठीक है, अब युद्ध के कारण, तत्कालिक कारण में क्या है, अब सिंपल समझ लीजिए। तत्कालिक एक तो आप पृष्ठभूमि में समझ गए, अब प्लासी युद्ध का कारण है कि अंग्रेजों ने नवाब पे आरोप लगाया क्या, फ्रांसीसियों से मित्रता का। ठीक है, इधर नवाब भी क्यों आक्रोशित चल रहा था कि चंदनगर पे अंग्रेजों ने अधिकार कर लिया था। ठीक, क्लाइव मुर्शिदाबाद के लिए चला और बीच में वही प्लासी नामक गांव पे ये लोग रुका। ठीक है, मुर्शिदाबाद के लिए चला और ये लोग प्लासी पे रुका है। ये मुर्शिदाबाद से, इसकी राजधानी से
पहले 22 मील दूर एक गांव था पलासी। ये चारों तरफ आम के मतलब झुरमुट से के स्थान पे बड़ा सा आम का बगान रहा होगा, वहीं पे गांव था, यह स्थान है पलासी। ठीक है, वहां इसकी सेना पहुंची और वहीं पे बंगाल के नवाब की सेना से इनका सिराजुद्दौला की सेना से सामना होगा। तो पलासी में ये लोग पहुंच जाएगा। पलासी पहुंचा, यहाँ से इधर सिराजुद्दौला का भी चलेगा। आपको बता रहे हैं 22 मील दूर था, मतलब नवाब की सेना भी मुर्शिदाबाद से चली। नवाब की सेना पहुंचा, यहाँ से ये लोग क्लाइव का सेना पहुंचा पलासी में। ठीक है, अब इस युद्ध में पहले से आपको पता है कि मीर जाफर तो उधर मिला हुआ है, लेकिन नवाब की सेना में 2 व्यक्ति और थे, मीर मदान और मोहनलाल, जो सेना की अगली टुकड़ी का को लीड कर रहा थे। लोग नवाब बड़ा सेना लेकर चला वहां से, नवाब 50,000 की सेना लेकर के निकला, जिसका अगली टुकड़ी का लीडिंग कौन कर रहा था? मीर मदान और मोहनलाल। नवाब की अगली जो पंक्ति है सेना की, उसमें मीर मदान, नाम याद रखिएगा, मीर मदान, दूसरा मोहनलाल, ये 2 व्यक्ति लीड कर रहे हैं। इन लोगों के साथ फ्रांसीसी सेना की भी कुछ टुकड़ी थी, कुछ फ्रांसीसी सेना भी थी, ये 3 थे। और साथ में नवाब तो चलेंगे, सिराजुद्दौला है, मिर्जाफर है, ये लोगों का टीम चला वहां से 50,000 की भारी भरकम सेना लेकर के। इधर से सेना आया क्लाइव का। क्लाइव के पास बहुत कम सेना थी। क्लाइव मात्र 950 यूरोपीय सैनिक के साथ पहुंचा था यहाँ पे। 950 यूरोपीय सैनिक और 2100 भारतीय सैनिक, मतलब 1000 के आसपास यूरोपीय सैनिक थे, 2100 भारतीय सैनिक थे और 100 के आसपास उसके पास तोपची थे, तोप चलाने वाले यूरोपीय सैनिक थे। मात्र इतनी छोटी सेना थी क्लाइव की। इधर 50,000 की भारी भरकम सेना थी। ये लोगों का सामना हो गया आपको 23 जून 1757। पलासी का डेट या ध्यान रखिएगा, 1757, 23 जून को हो गया सामना। ठीक है, यूरोपीय की छोटी सी सेना और नवाब की बड़ी सेना के बीच में युद्ध होना है। अगली पंक्ति लड़ी, मीर मदान, मोहनलाल और फ्रांसीसी सेना लड़ा। ठीक है, लड़ाई छिड़ी और ये अगली पंक्ति लड़ी। मीर जाफर पहले से अंग्रेजों से मिल चुका था, इसलिए क्या करेगा वो चुपचाप से देखता रहा युद्ध को। उसके नेतृत्व में बाकी जो सेनाएं हैं वो खड़ी रही, युद्ध में भाग नहीं लेंगी। ठीक है, मीर मदान युद्ध में मारा गया। ठीक है, और जब ये लोग लड़ाई शुरू हुई तो युद्ध में मीर मदान की हत्या हो गई, मृत्यु हुई। इधर सिराजुद्दौला, जब मीर मदान की हत्या हो गई, आगे सिराजुद्दौला अपना बैठा मंत्रणा करने के लिए कि क्या करना चाहिए हम लोग को युद्ध में, कैसे रणनीति हो। मीर जाफर ने इसको सलाह दिया कि आपका यहाँ पे रहना सही नहीं है, यहाँ पे हम लोग हैं और जितने यहाँ पे सेनापति सेना नायक हैं वो लोग हैं, हम लोग लड़ेंगे, आप राजधानी लौट जाइए। और सिराजुद्दौला भी अंदर से डरा हुआ होगा, मान गया इनकी बात को और 2000 घुड़सवार को लिया, बोला ठीक है हम राजधानी लौट जाते हैं, और वो मुर्शिदाबाद की ओर लौट गया। ठीक है, और मीर जाफर को बोला ठीक है आप लोग यहाँ इनसे अंग्रेज से लड़ लीजिए। आपको पता है वो जब लौट ही गया, सिराजुद्दौला वहां से हट गया, मीर जाफर अंग्रेजों से मिला हुआ था, युद्ध बंद हो गया, युद्ध समाप्त हो गया। मीर जाफर तो उनसे मिला हुआ था, ये अंग्रेजों से जाके मिल गया। इस तरह पलासी का जो लड़ाई समाप्त हो गया। पलासी की लड़ाई कैसे समाप्त हो गई? बहुत कम ही समय में पलासी का युद्ध समाप्त हो गया, इसलिए कि नवाब का सेना का मात्र छोटा सा टुकड़ी लड़ा। मीर मदान, मोहनलाल और कुछ फ्रांसीसी सेना के नेतृत्व में इसके अग्रिम टुकड़ी लड़ी। मीर जाफर देखता रहा। सिराजुद्दौला ने जो युद्ध के लिए अपने अधिकारियों से बैठक की रणनीति पे, इन लोगों ने इनको सलाह दिया कि आप राजधानी लौट जाइए, सेनापति और बाकी सेना नायक के नेतृत्व में युद्ध हम लोग लड़ेंगे। और सिराजुद्दौला इस सलाह के अनुसार 2000 घुड़सवार को वापस लेके क्या करता है, मुर्शिदाबाद की ओर चल लेता है। और मीर जाफर जब राजा हट गया, मीर जाफर क्लाइव से जाके मिल गया कि चलिए युद्ध बंद कीजिए, हम तो आपके साथ हैं, ये बात खत्म हो गई, युद्ध समाप्त हो गया। और इस तरह पूरा इलाका किसका हो गया? वो अंग्रेजों का हो गया। सिराजुद्दौला भागते हुए पहुंचा अपना राजधानी। यहाँ पे मीर जाफर का बेटा था। ठीक है, मीर जाफर के बेटे ने मीरन बेग के द्वारा इसकी यहाँ हत्या करवा दी, बात खत्म हो गया। इसका बेटा है मीरन, जो मोहम्मद बेग के द्वारा, मीर जाफर का बेटा कौन था? मीरन, ये मुर्शिदाबाद में था। ठीक ना, मीरन था मुर्शिदाबाद में। सिराजुद्दौला भाग कर आ गया कहाँ? मुर्शिदाबाद। मीरन यहाँ पे था ही। इसने क्या किया? मोहम्मद बेग से, मोहम्मद बेग के द्वारा सिराज की हत्या करा दी। अब सिराज की हत्या हो गई, इस तरह से इसका नवाब खत्म हो गया मामला। ठीक है, तो सिंपल सा प्लासी का युद्ध बहुत कम लड़े हुए अंग्रेजों ने षड्यंत्र के द्वारा जीत लिया। ठीक है, और सिराजुद्दौला का शासन यहीं पे समाप्त हुआ।
ठीक, अब सबको पता है जब ये शासन समाप्त हो जाएगा तो कौन नवाब बनेगा, तो मिर्जाफर। मिर्जाफर तो समझौता किए हुए था ही, इस तरह मिर्जाफर बंगाल का नवाब बना। ठीक है, अब हम लोग को पढ़ना है मिर्जाफर। अब देखिए प्लासी का युद्ध आपका खत्म। प्लासी के युद्ध के महत्व पे भी क्वेश्चन आता है। तो प्लासी का युद्ध निर्णायक युद्ध साबित हुआ। युद्ध सामरिक दृष्टि से देखिएगा, युद्ध की दृष्टि से देखिएगा तो अल्प महत्व का, लेकिन परिणाम कैसे हुए, परिणाम इसके निर्णायक हुए, इसलिए कि प्लासी के बाद ही अंग्रेजों का वास्तविक नियंत्रण बंगाल पे प्रारंभ हो गया। ठीक है, तो परिणाम के दृष्टिकोण से युद्ध बहुत दूरगामी परिणाम का साबित हुआ और अंग्रेजों के निर्णायक विजय प्लासी को मानते हैं, या बंगाल पे अंग्रेजों का कहां से हम लोग प्रारंभ मानेंगे शासन का, तो प्लासी के युद्ध से मानेंगे। ये अगर ये ऑप्शन एग्जाम में होगा तो आप करेंगे प्लासी के युद्ध से। ठीक है, निर्णायक विजय माना जाता है, यहीं से बंगाल इनका अधिकार शुरू हो गया। ठीक, अब जब ये युद्ध समाप्त हुआ तो मिर्जाफर नवाब हुआ। तो मिर्जाफर नवाब होगा तो उसने जो संधि किया था सबसे पहले वो पूरा करेगा। तो मिर्जाफर 1757 से 1760 तक नवाब रहा। ठीक है, 1757 में बन गया, प्लासी के युद्ध के समय 1760 तक रहा। ये सबसे पहले क्या करेगा, अंग्रेजों को संधि कर रखा था कि 24 परगना का जो जिला है वो आपको दे देंगे। तो 24 परगना का क्षेत्र उनको दे दिया। मिर्जाफर ने क्या किया, 24 परगना क्षेत्र है, इसकी जमींदारी किसको मिल गई, अब अंग्रेज को मिल गई। तो 24 परगना का क्षेत्र अंग्रेज को प्राप्त हुआ। दूसरा, इसने क्लाइव को व्यक्तिगत तौर से बड़ी धनराशि दी। ठीक है, क्लाइव को 2.34 लाख क्लाइव को दे दिया इसने। ठीक है, 2.34 लाख रुपया क्लाइव को निजी भेंट प्रदान कर दिया गया। ठीक, 50 लाख रुपया दिया गया सेना को उपहार, सेना के लिए 50 लाख रुपया सेना के लिए और नाविकों को पुरस्कार के रूप में दिया गया मिर्जाफर के द्वारा। ठीक है, 2.34 लाख क्लाइव को व्यक्तिगत तौर से और कंपनी को 24 परगना की जमींदारी प्राप्त होगी। और इस तरह मिर्जाफर इन शर्तों पे क्या हुआ, बंगाल का नवाब बन गया। ठीक, इसी समय क्लाइव भी गवर्नर बनेगा, हम लोग अलग से गवर्नर पढ़ेंगे। और क्या है, इसी युद्ध के बाद क्लाइव का महत्व स्थापित हुआ और क्लाइव भी बंगाल का गवर्नर बन गया है। ठीक ना, अब देखिए, अब जब तक मिर्जाफर इन लोगों का डिमांड पूरा करता रहेगा तब तक तो कोई दिक्कत नहीं है, तब तक चलेगा। लेकिन अंग्रेजों का डिमांड जितने अधिक थे, मिर्जाफर ने जितना अधिक वचन दे रखा था वो पूरा करना मुश्किल हुआ। मिर्जाफर ने इनको क्या कह रखा था, ये जो मिला ये आप देखे, मिर्जाफर ने कह रखा था कि आपको आगे युद्ध करने के लिए हम पर मंथ लाख रुपया देंगे। ठीक है, अब ये इससे संभव नहीं होने लगा देना। कुछ क्षेत्र इसने दिया, तो कुछ क्षेत्र और जब दिया तो उसे 4-5 लाख रुपया वार्षिक अंग्रेजों को आय होती थी, लेकिन ये तो पर मंथ लाख रुपया का वादा किए हुए था, मिल नहीं रहा था। तो कंपनी का कहना है कि अब 1760 तक जो इसने वचन दे रखा था उसके हिसाब से 3 साल में 25 लाख रुपया इसके ऊपर ड्यूज हो गया कंपनी का। ठीक ना, मिर्जाफर पर कंपनी का 25 लाख ड्यूज हो गया। कंपनी से बार बार पैसा मांगेगी, कंपनी पैसा मांगेगी, मिर्जाफर पैसा देने की स्थिति में है नहीं। ठीक है, तो संबंध दोनों के तनावपूर्ण होने लगे। तो सिंपल मिर्जाफर में हमको यही समझना है कि मिर्जाफर क्लाइव का पुतली की तरह शासन किया, इसलिए कुछ लोग मिर्जाफर को क्या बोलते हैं, क्लाइव का गधा भी बोलते हैं। ठीक है, कुछ किताब में पढ़ेंगे, अगर क्वेश्चन में भी कहीं आ भी सकता है कि क्लाइव का गधा किसको कहा गया। क्लाइव का गधा बोला गया मिर्जाफर, तो जैसा मिर्जाफर ने चाहा वैसा क्लाइव ने चाहा, वैसा ही मिर्जाफर ने किया। अपनी मर्जी से वो बंगाल उड़ीसा का सुबेदार भी नहीं चेंज करता है। ठीक है, और जो पैसा था इतना रकम बढ़ते चला गया। और 1760 में, लेकिन इसी समय हम लोग देखते हैं कि क्लाइव वापस हो गया, इंग्लैंड चला गया क्लाइव वापस। ठीक ना, क्लाइव वापस चला गया और हॉलबेल बना। हॉलबेल बना क्या, अस्थायी गवर्नर, टेम्पोररी रूप से हॉलबेल को गवर्नर बनाया गया। ठीक है, तो हॉलबेल गवर्नर बना तो उसने नवाब पे, देखिए पैसा तो मिल नहीं रहा था, तो आरोप फिर दूसरा लगना है। तो आरोप लगाया हॉलबेल ने, इस बार इसने कहा कि आप डच से मिल रहे हैं। ठीक है, कि डच से मित्रता कर रहे हैं या डच को संरक्षण दे रहे हैं। नवाब पे एक दोषारोपण किया हॉलबेल ने। वही से समय तनाव बनना शुरू हो गया कि मिर्जाफर से संतुष्ट नहीं हो रहे। ठीक है, और 1760 में हॉलबेल कुछ ही दिन रहेगा, अस्थायी गवर्नर था, वहां से गवर्नर आ गए बेंसिटाट।
बेंसीटाट गवर्नर बन गया, ठीक है। तो बेंसीटाट गवर्नर बन के आया, देखा कि पैसा नहीं दे पा रहा है, इसने डिसीजन ले लिया कि अब मिर्जा जाफर को चेंज करो, ठीक है। मिर्जा जाफर को चेंज करने का डिसीजन लिया, तो इसने बड़ा अच्छा ही बिना युद्ध किए ही, देखिए जैसा मिर्जा जाफर ने किया उसी तरह मिर्जा जाफर के साथ हुआ, ठीक है। मिर्जा जाफर क्या क्या था, सिराज के सेनापति था, उसके खिलाफ षड्यंत्र किया, उसी तरह हुआ। इसका जामाता मतलब इसका दामाद ही था मीर कासिम, इसने 1760 में अंग्रेजों से एक संधि कर ली, ठीक है। किससे, यही बेंसीटाट से, जो बेंसीटाट गवर्नर बन के आया है। बेंसीटाट और मीर कासिम एक संधि हो गई। ये संधि क्या हुआ, मीर कासिम ने कह दिया कि ठीक है हम भी आपको कुछ देंगे, कुछ बड़े बड़े क्षेत्र देने का वादा कर लिया। जैसे इस सब आपको पास हमेशा दिमाग में रहना चाहिए, राइट डाउन करने का प्रयास करेंगे। मीर कासिम से संधि 1760, ठीक है। मीर कासिम से संधि है किसकी, बेंसीटाट के, 1760 में। इसका पहला बिंदु बना, इसने कहा कि हम आपको बर्धमान, मिदनापुर और चटगांव दे देंगे। बर्धमान, मिदनापुर और चटगांव, ठीक है। ध्यान में सब चीज आपको रखना पड़ेगा। 24 परगना दिया था मीर जाफर ने, ठीक है। 24 परगना मीर जाफर, अब बर्धमान, मिदनापुर, चटगांव ये किसने दे दिया, मीर कासिम ने दे दिया अंग्रेजों को। दूसरा इसने कहा कि सिलहट, सिलहट में होता था चूना का व्यापार, सिलहट से, ठीक है। चूना का व्यापार होता था सिलहट से, बंगाल के नवाब का। बोला कि चूना का जो व्यापार है सिलहट का, इसका 50% हिस्सा आपको दे देंगे, ठीक है। सिलहट में जो चूना का व्यापार है उसका 50% हिस्सा देना स्वीकार कर लिया। फिर आगे इसने कहा दक्षिण के लिए, मतलब साउथ में जो आप आक्रमण करेंगे, लड़ाई लड़ने जाएंगे, उस अभियान के लिए आपको 5 लाख रुपए दे देंगे, जाइए। साउथ अभियान के लिए कहा कि 5 लाख रुपए दे देंगे। फिर चौथी बात कह दी कि जो कंपनी का मित्र होगा, कंपनी का मित्र बराबर मित्र किसका, नवाब का, ऐसे समझिए, ठीक है। कंपनी का मित्र, कंपनी का मित्र है, ये किसका मित्र हो जाएगा, नवाब का मित्र। कंपनी का शत्रु बराबर शत्रु किसका, नवाब का। ये संधि कर लिया, ठीक है। कि अगर कंपनी का जो मित्र होगा मेरा मित्र है, जो आपका शत्रु होगा मेरा शत्रु होगा। तो ये आप देख रहे हैं 4 चीजें तो अंग्रेजों के पक्ष में चले गई सीधा, ठीक है। इसके बदले अंग्रेजों ने क्या कहा, इसको अंग्रेजों ने केवल कहा कि तुम्हारे आंतरिक मामले में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। ये बड़ा आसान था इन लोगों के लिए बोलना, इन लोग सब में ही बोलते थे, ठीक है। अंग्रेजों का आप देखेंगे बार बार सहायक संधि पे, आप अगर जाएंगे आगे पढ़ेंगे हम लोग बेदली का भी, उसमें वही बातें होंगी कि आंतरिक मामले में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। अंग्रेजों ने मीर कासिम को कहा कि आपके आंतरिक मामले में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, और ये 4 चीजें उनको मिल गई। मीर कासिम ने यह संधि कर लिया अंग्रेजों के साथ, बेंसीटाट के साथ, ठीक है। अंग्रेज गवर्नर भी कौन है, बेंसीटाट है। जब ये संधि हो जाएगी तो बेंसीटाट चलेगा मुर्शिदाबाद की ओर। अब बेंसीटाट, मुर्शिदाबाद राजधानी है बंगाल की, पहुंचा मुर्शिदाबाद। मुर्शिदाबाद में कौन है, नवाब मीर जाफर है। तो ध्यान से रखेंगे, इसी तरह से तब ध्यान रहेगा, आपको याद भी रहेगा। मीर जाफर यहाँ बैठा हुआ है। मीर जाफर देखा कि जब अंग्रेज सेना लेके यहाँ पहुंच गया तो समझ गया कि लड़ाई लड़ने से तो कोई फायदा है नहीं, ठीक है, हार हो गई। तुरंत समझौता कर लिया बेंसीटाट से कि भाई हमको जो आदेश दीजिएगा मान लेंगे। तो बोला ठीक है जाओ कलकत्ता में रहो आराम से। तो मीर जाफर चला गया कलकत्ता। बोला 15,000 रुपया दे दीजिएगा हुजूर, तो हमारा खाना पीना चल जाएगा। बोला ठीक है जाइए, ठीक ना। तो 15,000 रुपया उसको पेंशन दे दिया मीर जाफर को। इस 15,000 पेंशन पे मीर जाफर कलकत्ता चला गया, ठीक है। इस तरह गद्दी आराम से चेंज हो गया। अब कौन राजा बन जाएगा, नवाब बन गया मीर कासिम, 1760 से 63। ये 3 साल आपको पढ़ना है मीर कासिम को, क्लियर है। मीर जाफर तक कोई दिक्कत नहीं है, अगर कोई कंफ्यूजन रह गया कहीं पर तो बताइए, नहीं तो हम आगे चलेंगे मीर कासिम पे। अब ठीक है, मीर कासिम आ गया 1760 से 63, मीर कासिम बनेगा नवाब। देखिए मीर कासिम भी मीर जाफर की तरह षड्यंत्र करके ही गद्दी लेगा, लेकिन थोड़ा सा अंतर रहा कि मीर कासिम थोड़ा योग्य था, थोड़ा महत्वाकांक्षा रखता था, ठीक है, थोड़ा अपना स्वाभिमान रखता था। मीर जाफर तो बिल्कुल सरेंडर कर गया था कि जो बोलिए जैसे बोलिए, शुरू से जितना पैसा संभव हुआ देने का प्रयास किया, अपने से कोई प्रयास नहीं किया इसमें शासन चलाने का। लेकिन मीर कासिम ने थोड़ा प्रयास किया कि अंग्रेजों से हम थोड़ा बाहर निकले, ठीक है। तो इसने क्या प्रयास शुरू किया 1760 से 63, इसने पहले क्या किया, राजधानी बदल दी।
अभी राजधानी कहाँ थी? मुर्शिदाबाद। मुर्शिदाबाद से राजधानी कहाँ आ गई? मुंगेर। आपसे फिर टीका क्वेश्चन हो गया, मुंगेर बंगाल की राजधानी कब बनी? तो मीर कासिम के समय में बना, राजधानी क्या हो गया? मुंगेर। ठीक है, आप पढ़ चुके हैं मुर्शिदाबाद राजधानी। फिर मुर्शिदाबाद के पहले राजधानी कहाँ थी बंगाल की? मुर्शिदाबाद के पहले बंगाल की राजधानी कहाँ थी? ये भी आपको ध्यान में होना चाहिए। ठीक है, अभी राजधानी हो गई मीर कासिम के समय मुंगेर, यही मुंगेर में। तो ध्यान में आएगा, आप बताएंगे भी, आपसे क्वेश्चन छोड़ दिए, मुर्शिदाबाद से पहले राजधानी कहाँ थी बंगाल की? दूसरा काम इसने किया है, बंगाल में एक तोप निर्माण और बंदूक निर्माण का फैक्ट्री लगाया, बंदूक निर्माण शुरू करवाया। ठीक है, तोप निर्माण और बंदूक निर्माण कहाँ शुरू करवाएगा? ये मुंगेर में शुरू करवा दिया। हाँ ठीक है, स्वाति लिख रही है ढाका में। ठीक है, मुर्शिदाबाद के पहले ढाका राजधानी थी नवाब की। अब इसने मुंगेर में दूसरा काम क्या किया था? एक तोप बनाने का और बंदूक बनाने का फैक्ट्री खुलवा दिया। ठीक है, तो तोप का निर्माण और बंदूक निर्माण मुंगेर में होगा। ठीक, कुछ विदेशी को इसने अपनी सेना में रखने का काम किया। कहाँ का रखा? जर्मन का रखा। ठीक है, समरू के नाम से फेमस है। ठीक है, एक जर्मन को रखा है इसने, समरू। ठीक है, हालांकि इसका समरू नाम है नहीं, जर्मन है। पूछेगा कि ये जो समरू है, मीर कासिम ने अपनी सेना में समरू को शामिल किया, समरू का संबंध किस देश से था? अब समरू नाम से कंफ्यूज मत कीजिएगा, जर्मन है ये, इसका नाम रखा गया समरू, लेकिन इसका नाम था वाल्टर रिन हार्ट। इसका नाम था वाल्टर रिन हार्ट। वाल्टर रिन हार्ड इनका नाम था, वाल्टर रिन हार्ड इनका नाम है। ठीक है, लेकिन नाम इसका समरू का नाम से इसको हम लोग जानते हैं। इसने जर्मन अधिकारी था, अपनी सेना में रखा। अब देख रहे इसने चेंज लाना शुरू किया, अंग्रेजों के प्रभाव को कम करने का प्रयास किया। राजधानी बदला, मुर्शिदाबाद से और दूर आ गया, कलकत्ता से। ठीक है, कलकत्ता से दूर लेके चला आया, खुद का बंदूक और तोप बनाने का प्रयास किया। एक जर्मन अधिकारी, सेना अधिकारी को रख के सेना का आधुनिकीकरण करने का प्रयास किया। ठीक है, इसके बाद इसको लगा कुछ राजस्व बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए। ठीक ना, तो राजस्व वृद्धि के लिए भी इसने प्रयास किया। ठीक है, क्योंकि राजस्व अगर नहीं होता तो फिर कोई फायदा नहीं है इसके लिए, सेना नहीं बढ़ा सकता, ना साम्राज्य, ना ये कुछ काम कर पाएगा। राजस्व वृद्धि के लिए इसने उपाय करने का प्रयास किया, एक नए टैक्स लगाने का प्रयास किया इसने। ठीक है, नया ऊपरी कर, अबवाब कर इसने लगाया है, और जो पुराने कर वसूल रहा था ये, उस पर भी इसने थोड़ी सी वृद्धि की। तो राजस्व वृद्धि का भी प्रयास मीर कासिम के द्वारा होगा। ठीक है, एक नया कर अबवाब इसने वसूला। ठीक है, अबवाब जो है, अबवाब कर है, ये मीर कासिम के द्वारा ले गया। अबवाब है, अबवाब नामक कर मीर कासिम ने लगाया राजस्व वृद्धि के लिए। ठीक है, तो राजस्व वृद्धि का प्रयास किया, सेना में सुधार का प्रयास किया, राजधानी चेंज किया और हथियार बनाने का प्रयास किया। इतना प्रयास इसने किया। ठीक है, लेकिन इसी बीच अब इसका अंग्रेजों से विवाद भी शुरू हुआ। विवाद कहाँ शुरू हुआ इसका? विवाद शुरू हुआ कि एक अंग्रेजों को अधिकार प्राप्त था निःशुल्क व्यापार का, आपको पता है, हम लोग दस्तक के नाम से जानेंगे, दस्तक। तो दस्तक क्या था? एक परमिट है। तो निःशुल्क व्यापार का अधिकार किसको प्राप्त था? कंपनी को। ठीक ना, दस्तक का अधिकार किसको प्राप्त है? दस्तक यही निःशुल्क परमिट है, ये किसको मिला हुआ था? कंपनी को मिला हुआ था। कंपनी क्या कर रही है? इसका मिसयूज करना शुरू की, इसका दुरुपयोग कर रही है। कैसे दुरुपयोग की? इस कंपनी को मिला था, मतलब कंपनी का जो व्यापार होगा वो कर मुक्त होगा। ठीक ना, अब कंपनी के अधिकारी और कर्मी, जो भी कंपनी का लोग, मतलब जो अंग्रेज है, जो व्यापार कर रहा था अपना निजी व्यापार, अब वो भी क्या करने लगा, वो भी कंपनी से ये दस्तक ले लेता था। ठीक है, दस्तक प्राप्त कर लिया कंपनी का, और अधिकारी या कर्मी का निजी व्यापार है। ठीक है, उसमें यही दस्तक दिखा दिया तो इसको टैक्स नहीं देना पड़ेगा। इस तरह मीर कासिम को टैक्स नहीं प्राप्त होता था। अंग्रेज अपने निजी व्यापार में भी दस्तक का यूज करने लग गए। तो पहला दुरुपयोग हुआ, ये पहला बिंदु क्या हो गया कि निजी व्यापार में यूज कर रहा था अंग्रेज। ठीक है, अंग्रेज थोड़ा बहुत, नवाब ने विरोध शुरू किया,
कंपनी को है, अब निजी व्यापार करते हैं तो टैक्स दीजिए। तो अंग्रेज तो नहीं माने, बल्कि क्या किया, एक कदम और आगे बढ़े और ये दस्तक को अभी इंडियन व्यापारी को बेचने भी लगा। अब भारतीय व्यापारी भी क्या करने लगा कि इसी से दस्तक ले लिया, परमिट इसी का वाला मांग लिया, इसी को कुछ पैसा दिया। मान लिया वो क्या करता होगा कि नवाब को 4 रुपया कर देना है, तो इसे 2 रुपया में ले लिया। अब उसको तो 2 रुपया बच गया। अब जब नवाब का लोग मांगा कि भाई कर दो, तो दस्तक दिखा दिया कि परमिट है मेरे पास। इस तरह नवाब को तो टैक्स नहीं मिलने लगा। अब ये टैक्स भी कहाँ जाने लगा, अंग्रेज के पास से जाने लगा। तो नवाब तो इससे बुरी तरह परेशान हुआ कि अंग्रेज इस दस्तक का दुरुपयोग कर रहे हैं, तो भारतीय व्यापारी का पैसा तो अंग्रेज के पास जा रहा और नवाब के पास कुछ नहीं आ रहा। अब समझ गए दस्तक का मिसयूज कैसे हो रहा है, इस बात को समझ गए। तब नवाब के पास जब कोई रास्ता नहीं दिखा कि हम कैसे इस पे रोक लगाए, तो नवाब ने क्या किया, 1763 में अपने सभी आंतरिक व्यापार को, जो उसका आंतरिक व्यापार है, उसको कर मुक्त कर दिया। बोला जाइए पूरा व्यापार ही कर मुक्त कर दिए, कोई टैक्स नहीं देना है किसी को, न इंडियंस को देना है, न अंग्रेज को देना है, सबको फ्री कर दिए। अब क्या हुआ, नवाब ने 1763 में कर मुक्त कर दिया सभी व्यापार को। तो कर मुक्त कर दिया तो अंग्रेजों को जो विशेष अधिकार दस्तक प्राप्त था, निःशुल्क व्यापार का अधिकार प्राप्त था, उसका कोई महत्व रहा, वो महत्वहीन हो गया। अब अंग्रेज व्यापारी और भारतीय व्यापारी क्या हुआ, दोनों एक प्लेटफॉर्म पे आके खड़े हो गए। दोनों एक प्लेटफॉर्म पे खड़े हो गए, तो ये अंग्रेजों के लिए तो ठीक नहीं लगा। अब अंग्रेजों को लगा कि ये तो अब हम लोग हमारे लिए मुश्किल हो गया, तो अंग्रेजों ने इसका विरोध किया। और सबसे पहले पटना में जो व्यापारिक प्रमुख था, व्यापारिक कोठी का हेड था एलिस, ठीक है। पटना में कौन था, एलिस था। यहाँ का जो व्यापारिक कोठी था पटना का, उसका हेड था एलिस। इसने क्या किया कि पटना में आक्रमण कर दिया। पटना में आक्रमण करेगा तो ठीक है, मीर कासिम ने विरोध किया इसके आक्रमण का। आक्रमण किया तो मीर कासिम ने पटना पर आक्रमण किया और एलिस को पराजित कर दिया, ठीक है। एलिस पराजित हो गया, यहां तक तो ठीक है। एलिस पराजित हुआ, अब अंग्रेज क्या करेंगे, अंग्रेजों ने तुरंत 1763 में ही मीर जाफर को वापस नवाब घोषित कर दिया। बोला मीर जाफर नवाब होगा। आपको याद है मीर जाफर अभी मरा नहीं है। मीर जाफर क्या हुआ था, कलकत्ता में पेंशन लेके चुपचाप से बैठ गया था, ठीक है। अब इसने कहा अंग्रेजों ने कि आओ फिर से नवाब बनो, और 1763 में इसको नवाब बना दिया। 1765 तक यही नवाब रहेगा, ठीक है, मीर जाफर। अब नवाब बनाया और मीर कासिम के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। अब अंग्रेज कहेंगे ठीक है मीर जाफर नवाब हो गया और मीर कासिम के विरुद्ध युद्ध होगा। अब सेना फिर से चलेगा अंग्रेज का। मीर कासिम ने जैसे ही दबाव देखा भाग गया। पहले तो पटना को जीता, एलिस को हराया, लेकिन जैसे अंग्रेजों का दबाव का सामना करना पड़ा, ये भागा कहाँ, ये भाग गया अवध। कहाँ भाग के पहुंच गया, अवध पहुंच गया भाग करके। मीर कासिम कहाँ चला गया, अवध पहुंच गया। अवध पहुंचेगा, अवध में कौन नवाब है, अवध का नवाब था उस समय सुजाउद्दौला। सुजाउद्दौला अवध का नवाब था, उससे जाके मिल गया। और उसी समय अवध में, अगर आपको ध्यान होगा, शाह आलम, आप उत्तर बढ़ती मुगल में पढ़े हैं, शाह आलम जब शासन बनेगा, शासक बनेगा मुगल का, तो वो लगभग 12 साल तक दिल्ली घुस ही नहीं पाएगा। अवध में संरक्षण में था वो, ठीक है। अवध के नवाब राजा के यहाँ रहता था, उसी के दरबार में। तो शाह आलम वहीं पे था, यही शाह आलम अवध में बैठा हुआ था। अब मीर कासिम भी यहीं पहुंच गया। अब 3 लोग हो गए यहाँ पे। अब तीनों जो मिला तो एक प्लान किया इन लोगों ने कि चलो एक बार अंग्रेजों से सामना करके देख लिया जाए, ठीक है। तो तीनों का मनोबल बना, तो तीनों मिल करके अब यहाँ से फिर से चला अंग्रेजों के खिलाफ, ठीक है। मतलब पटना पे आक्रमण करने के लिए अब अवध से सेना चली, जिसमें 3 लोग होगा, मीर कासिम, सुजाउद्दौला और शाह आलम। यही पटना के लिए चला और पटना से पहले लोग कहाँ रुक गया, बक्सर में रुक गया। इसी युद्ध को आप बक्सर के युद्ध के नाम से जानते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपको क्या पढ़ना है, बक्सर का युद्ध। लिखते भी जाइएगा आप लोग, बक्सर का युद्ध हम लोग देख रहे हैं, ठीक ना। बक्सर का युद्ध, अगर ध्यान होगा आपको, 22 अक्टूबर 1764 का है ये, ठीक है। बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764। तब इस युद्ध का क्या कारण बना, पलासी के युद्ध का कारण बना था अंग्रेजों के अनुसार क्या है,
नवाब के द्वारा फ्रांसीसियों से मित्रता। वास्तविक कारण नवाब के विरुद्ध षड्यंत्र है। ठीक है, अंग्रेज का महत्वाकांक्षा है, अंग्रेज का बंगाल पे नियंत्रण का की महत्वाकांक्षा है। वास्तविक कारण क्लियर है। नवाब के विरुद्ध षड्यंत्र रचा था, षड्यंत्र रच के आ गया। ठीक है, मीर जाफर को हटाने का कारण क्या बना। फिर से आपसे पीटी का क्वेश्चन, सब पूछने वाला प्रश्न है, बात को कंसेप्ट को समझते भी चलिए। अंग्रेजों ने मीर जाफर को अपदस्थ कर दिया, क्यों? आरोप क्या लगाया? डचों से तालमेल। ठीक है, वास्तविक कारण मीर जाफर के द्वारा धन पूर्ति नहीं कर पाना। ठीक है, अंग्रेजों के धन की मांग को पूरा नहीं कर पाना। ऑप्शन में दोनों रहते हैं। जब आपसे पूछेगा कारण क्या रहा वास्तविक, तो आप क्या आंसर करेंगे? अंग्रेजों का धन की पूर्ति, धन की मांग को पूरा नहीं कर पाना। अंग्रेजों ने क्या कारण बताया, तब आपका आंसर है क्या? बताया कि डचों से मित्रता, लेकिन वास्तविक कारण से रहा धन की पूर्ति नहीं कर पाना। इसी तरह आएंगे बक्सर का युद्ध। बक्सर के युद्ध में कहाँ कारण से रहा है? मीर कासिम से लड़ाई हो रहा है। दस्तक का प्रथा, दस्तक का दुरुपयोग का प्रश्न पर विवाद हुआ। ठीक है, और यहाँ से लड़ाई शुरू हुई। मीर कासिम अवध गया और अवध में सुजाउद्दौला और शाह आलम जो मुगल सम्राट थे पहले से वहां पे थे, इन सब दोनों को मिलाया और तीनों की संयुक्त सेना पटना के लिए चली और ये लोग बक्सर पहुंचा और बक्सर में ही इनका सामना अंग्रेजी सेना से होगा। ठीक है, और 22 अक्टूबर 1764 को बक्सर का युद्ध हुआ और इस बक्सर के युद्ध में तीन सेना एक तरफ थी। अंग्रेजों की तरफ से कौन आया? अब इसका नाम आप याद रखिएगा, हेक्टर मुनरो। पूछेगा आपसे, हेक्टर मुनरो अंग्रेजी सेना का नेतृत्व करेगा। ठीक है, इधर से इन तीनों सेना में रहे। 22 अक्टूबर को बक्सर का युद्ध हुआ और हेक्टर मुनरो की सेना विजयी हुई। ठीक है, तीनों की सेना हार गई। बक्सर के युद्ध में युद्ध हुआ और ये तीनों की सेना हार गई, हेक्टर मुनरो की सेना जीती है। मीर कासिम का क्या हुआ? ये दिल्ली की ओर भाग गया। इसके बाद इसका कहीं आप अता पता नहीं रहेगा, दिल्ली को ये भाग गया है और उधर ही इसकी 1777 ईस्वी में मृत्यु हो गई। कहानी खत्म हो गया मीर कासिम का। बचा सुजाउद्दौला और शाह आलम। सुजाउद्दौला और शाह आलम बचा। इन दोनों ने क्या किया कि अंग्रेजों के पास आत्मसमर्पण कर दिया। ठीक है, इस तरह ये युद्ध समाप्त हो गया। ये दोनों क्या करेंगे? अंग्रेज के साथ आत्मसमर्पण कर दिया और युद्ध समाप्त हुआ। ठीक है, तो बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों की जीत हुई। सुजाउद्दौला और शाह आलम अंग्रेजों से क्या किया? सरेंडर कर गए, अंग्रेजों के पास आत्मसमर्पण कर गए। ठीक, अब यहाँ पे दो ही संधि हमको पढ़ना है, 5 मिनट और लगेगा, ये बता के हम लोग समाप्त करेंगे। ठीक ना, देखिए 1763 से 65 एक चीज यहाँ पे एक लाइन का इंफॉर्मेशन रहेगा। कौन है? मीर जाफर है, आप ध्यान रखिएगा। इससे से अगर बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का नवाब तो मीर जाफर है। नवाब वहां मीर कासिम भाग चुका था अवध। ठीक है, 1765 में ये मर गया, तो 1765 से 66 मीर जाफर के बाद। ठीक है, एक लाइन में आपको सिर्फ लिख लेना है कि जब इसका मृत्यु हो जाएगा मीर जाफर का, तब कौन नवाब हुआ? सो नजमुद्दौला नवाब हुआ, नजमुद्दौला। ठीक है, 1 साल के लिए नाम मात्र का नवाब होगा। नजमुद्दौला मीर जाफर का बेटा था, इसी का बेटा है, लेकिन कैसा था? अभी अल्पवयस्क था। ठीक है, अभी वयस्क भी नहीं था। अंग्रेजों ने अपने संरक्षण में इसको क्लाइव वापस आ गया था, इसको नजीमुद्दौला को नवाब बनवा लिया, बात खत्म हो गया। इस तरह बंगाल का नवाब, अंतिम नवाब कौन हुआ? नजमुद्दौला हुआ। बंगाल का अगर अंतिम नवाब पूछेगा आपसे तो नजमुद्दौला है। मीर कासिम आंसर मत कर दीजिएगा। नजमुद्दौला बंगाल का अंतिम नवाब होगा 1765 से 66, इसका कालखंड है। ठीक है, अब देखिए वहां तो हार हो गई, तो 2 संधि हुआ। बस यही 2 संधि आप जानिए, आज का क्लास खत्म हो जाएगा। इलाहाबाद की पहली संधि आपसे बहुत पूछा जाता है, इलाहाबाद का संधि। ठीक ना, इलाहाबाद का संधि से आप देखेंगे क्वेश्चंस, बहुत ज्यादा क्वेश्चंस इलाहाबाद संधि से हमेशा से आते रहे हैं। इलाहाबाद का संधि किसके किसके बीच हुई? इलाहाबाद की प्रथम संधि और द्वितीय संधि, 2 संधि हम लोग को पढ़ना है। ठीक है, इलाहाबाद की पहली संधि, इसका एकदम डेट से याद रखिएगा, डेट से पूछता है, 12 अगस्त। इलाहाबाद की पहली संधि कब हुई? तो 12 अगस्त 1765। ठीक है, 2 हुआ है, इसलिए आपको दोनों ध्यान रखना है। पहला संधि 12 अगस्त 1765 को किसके साथ होगा? पहला संधि मुगल सम्राट शाह आलम से होगा। शाह आलम द्वितीय था, शाह आलम सेकेंड और
अंग्रेज हैं इधर तो आपको पता ही है, ठीक है। निजामुद्दौला, क्लाइव और शाह आलम ने साइन किया। हाँ 1765 में 12 अगस्त 1765 पहली संधि हो गई इलाहाबाद की। ये ध्यान रखिएगा डेट, ये 12 अगस्त भी, ठीक है। किसके बीच हुआ तो ध्यान रखिएगा, शाह आलम द्वितीय अंग्रेज, और कौन साइन करेगा, जो नजमुद्दौला बंगाल का भी नवाब बना है, ठीक है। ये तीन व्यक्ति ने इस ट्रीटी पे साइन किया है। इसके पहली बिंदु क्या है, इलाहाबाद की प्रथम संधि में होना क्या है, मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय, ठीक है, इसको 12 अगस्त के फरमान के जरिए इसने क्या किया, बंगाल, बिहार, उड़ीसा का दीवानी अंग्रेज अधिकार दे दिया अंग्रेजों को। बंगाल, बिहार, उड़ीसा के दीवानी अधिकार कब मिल गए अंग्रेज को, इसी इलाहाबाद की संधि से मिल गए। बंगाल, बिहार, उड़ीसा के दीवानी अधिकार शाह आलम ने दे दिए, ठीक है, पहला चीज हो गया। दूसरा, अवध के नवाब से कला और इलाहाबाद के जिला लेकर के सम्राट को दे दिया, ठीक है। सम्राट को क्या मिलेगा, शाह आलम को कला का जिला और इलाहाबाद का जिला मिला। शाह आलम को कला का जिला और इलाहाबाद का जिला मिला। अंग्रेजों को क्या मिला, तो बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी मिल गई, ठीक है। मुगल सम्राट को 26 लाख रुपया पेंशन देने का बात हुआ, मतलब शाह आलम को अंग्रेजों ने कहा कि ठीक है आपको 26 लाख रुपया प्रत्येक साल हम लोग पेंशन देंगे। आपसे ये रकम भी पूछता है, आप पहले वाला 7 वाला सीडीपीओ में देखेंगे अगर, ये क्वेश्चन आ गया, ठीक है। उसमें भी हमको ध्यान है कि हम सभी चीजों को बताते ही रहते थे, उसमें भी बोला करते थे कि आप लोग ध्यान रखिएगा, कभी कभी रकम पूछ देगा। उस समय का क्वेश्चन बैंक देखिएगा तो रकम पूछ दिया कि कितने पैसे दिए गए, तो 26 लाख रुपया मुगल सम्राट को पेंशन के रूप में दे दिया गया, ठीक है। इस तरह इलाहाबाद की पहली संधि हो गई। इसका एक और संधि आज देखेंगे हम लोग, बस आज का क्लास खत्म हो जाएगा, बंगाल का नवाब ही आपका खत्म होगा। ये इलाहाबाद की दूसरी संधि हो गई, इलाहाबाद की दूसरी संधि, ठीक है। पहला संधि 12 अगस्त को हुआ है, दूसरा संधि 16 अगस्त को हुआ है। दोनों का डेट ध्यान रखिएगा, 12 अगस्त को, दूसरा संधि 16 अगस्त को हुआ। दूसरी संधि हो गई 16 अगस्त को। ये किसके साथ होगी, अवध के नवाब के साथ और क्लाइव के बीच। पहला संधि जब शाह आलम से हो गया तो स्वाभाविक ही ये किसके साथ होगा, इसमें साइन करेंगे कौन, अवध का नवाब कौन है, शुजाउद्दौला, और इधर कौन होगा, क्लाइव होगा, ठीक है। क्लाइव और शुजाउद्दौला के बीच ये संधि साइन होगी, क्लाइव के बीच और शुजाउद्दौला के बीच 16 अगस्त वाली इलाहाबाद की दूसरी संधि साइन हुई। इसके अनुसार से कंपनी को 50 लाख रुपया मिला और चुनार का दुर्ग अवध से प्राप्त हुआ। अवध ने कह दिया कंपनी को 50 लाख रुपया और चुनार का दुर्ग दे दिया, ठीक है, पहला। दूसरा बंदी जो आप पहले पढ़े, शाह आलम को क्या मिला था, इलाहाबाद और कला का जिला, ठीक है, तो इसी अवध से ही लेगा ना, अवध के पास था वो, तो ये भी इस टीटी में शामिल होगा, ठीक है, कि अवध के नवाब ने इलाहाबाद और कला के जिले नवाब को वापस कर दिए, ठीक है, वापस कर दिया। तीसरा, अवध में कर मुक्त व्यापार की सुविधा दे दी। जिस तरह बंगाल, बिहार, उड़ीसा का दीवानी अधिकार मिला है, उसी तरह अवध में कर मुक्त व्यापार का अधिकार मिल गया अंग्रेजों को, ठीक है। अवध में कर मुक्त व्यापार का अधिकार, ये भी लिख लीजिएगा अच्छे से, अवध में कर मुक्त व्यापार का अधिकार, ठीक है। अब लास्ट बिंदु लिखिए, अवध की सुरक्षा हेतु एक सेना रखी गई अवध में, ठीक है। अवध के सुरक्षा के लिए अंग्रेजों ने एक सेना अवध में रखी, ठीक है, लेकिन उसका खर्च कौन देगा, नवाब के खर्च पर, बात खत्म। नवाब के खर्च पर अवध में अंग्रेजों की एक सेना रख दी गई। इस तरह ये इलाहाबाद की दूसरी संधि हो गई, जो अवध के नवाब के साथ की गई, ठीक। तो ये दोनों संधि के साथ बक्सर का युद्ध समाप्त हो गया, ठीक है। आप देख रहे हैं इसे बंगाल, बिहार, उड़ीसा का दीवानी अधिकार अंग्रेजों को मिला है, ठीक है, जो सबसे महत्वपूर्ण साबित हुआ, और बक्सर के बाद निर्णायक रूप से अंग्रेज बंगाल के अधिपति बन गए। क्लियर है, चलिए ठीक, आज